हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की, यानी ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। ब्रिटिश सत्ता अगर देखा जाए तो अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे। इसीलिए आज हमने क्या लिया, ब्रिटिश सत्ता लिया है। अगर ब्रिटिश सत्ता की बात करें तो ब्रिटिश सत्ता को हम 1600 की सत्ता मतलब 1600 ईस्वी के बाद मानते हैं। अगर विस्तार को देखें तो विस्तार का मतलब होता है कि ब्रिटिश जो सत्ता थी या साम्राज्य था, वो कहाँ तक भारत में फैला या किस तरह से उसने अपना फैलाव किया, यानी किसी भी चीज का अपने दायरे से बाहर कहाँ तक फैल सकती है, वो होता है विस्तार। यानी कहाँ तक वो पहुंच सकता है, जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार देखते हैं। आने वाले टाइम में हम आपको विश्व भू इतिहास को कराएंगे। विश्व इतिहास के लिए हम एनसीईआरटी का बेस रखेंगे और एनसीईआरटी को ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो विश्व इतिहास को देखेंगे। इसी में इतिहास के अंतर्गत ही हम वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसके अंदर हम उसमें डाल देंगे, जिससे कि आप अपने फ्री टाइम में देख सकें। चलिए, तो यहाँ पे केवल और केवल ये है कि जब आप पे फ्री टाइम हो तो आप अपना जो कंटेंट है वो कवर कर सकें, क्योंकि जिस तरह अस्त्र बिना युद्ध नहीं लड़ा जाता, उसी तरह कभी भी कंटेंट बिना कोई भी परीक्षा पास नहीं की जा सकती। क्योंकि अब तक का आप ये समझिए कि अब तक जो भी है, आप खुद भी रियलाइज करेंगे जब कई एग्जाम दे चुके होंगे कि बिना कंटेंट के आप सफलता नहीं पा सकते। तो इसलिए आप जो भी सिलेबस है उसका कंटेंट रेडी रखिए, कहीं से भी रखिए, कैसे भी रखिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए, आधुनिक भारत में हम देखते हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। ब्रिटिश सत्ता के विस्तार से पहले, शुरू करने से पहले, आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिश सत्ता की। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं बस ध्यान से इसे सुनते जाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका डबल रिवीजन हो जाएगा जब आप सुनेंगे और देन उसके बाद पीडीएफ देखेंगे। तो ये आपके मतलब जो फैक्ट है वो इस तरह से याद हो जाएंगे कि कभी आप लॉन्ग टाइम तक नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर निकाल लीजिएगा। फिर इसका आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, जिससे कि आप इसे लॉन्ग टाइम तक नहीं भूलें। चलिए, यहाँ पे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर प्लासी का युद्ध, यानी 1757। 1857 की क्रांति आप सबको पता ही है कि यहाँ पे हम आधुनिक भारत की पहला क्रांति कहते हैं। आधुनिक भारत की पहली क्रांति कौन सी मानी जाती है? 1857 की क्रांति। इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। 1757, ठीक है, यहाँ से बेसिकली माना जाए तो आधुनिक भारत यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता का विस्तार भारत में होना ही आधुनिक भारत की शुरुआत है। क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने 1600 में क्या करा था, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था या स्थापना कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी है। अत्यधिक महत्व का था, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। ठीक है, भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। कायदे में तो अकबर के बाद क्या हुआ था कि जब इन 1600 में कंपनी स्थापित का जो पत्र मिला था, उसी से ही इनका भारत में नींव जम गई थी या नींव धर गई थी। चलिए, ब्रिटिश सरकार भारतीयों की यहाँ पे अत्याधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका क्या उद्देश्य था? अगर ब्रिटिश सरकार की बात करें तो वो आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। उसका क्या उद्देश्य था? तो वो था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था, ना कि भारतीयों को शिक्षित करना था। तभी तो उन्होंने कौन सी थ्योरी लाई थी? छलनीकरण, यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी जो बड़े लोग थे उनके नीचे जो, आज भी यही होता है कि हम अपने बड़ों से ही सीख जाते हैं बिना सिखाए। सिख गुरुओं का सही क्रम क्या है? तो पहले आए थे अमरदास, फिर यहाँ पे अमरदास, रामदास, अर्जुनदास और तेग बहादुर। इनकी एक ट्रिक है जिससे आप इनको आराम से याद रख सकते हैं, वो भी क्रम के साथ। तो ठीक है, आने वाली वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। गुरु आनंद हुए, इस तरह से मतलब एक इनका पहला अक्षर लेके इसको बनाया गया। राज्य क्षय या हड़प नीति या यहाँ पे है जप्ती सिद्धांत। यहाँ पे किसी भी नाम से आ जाए, बस याद रखिएगा। राज्य क्षय यानी राज्य को कम करना, हड़प नीति और जप्ती सिद्धांत। यहाँ पे याद रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ द
लैंपस। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, आपको कहीं पे भी ये शब्द दिख जाए। देखिए हिंदी में आपको नहीं समझ में आए, तुरंत आप इंग्लिश की तरफ जाएंगे और उस वर्जन को देखकर ही आंसर मारेंगे। किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये थे डलहौजी। इसको हड़प नीति का जनक भी कहा जाता है। डलहौजी को याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा हड़प नीति के तहत कौन सा सबसे पहला मतलब राज्य शामिल किया गया था अंग्रेजी सत्ता में। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के। ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। जो व्यापार पर जो छूटें प्रदान की गई, उनका क्या किया था? दुरुपयोग किया था। सो यहाँ पे याद रखिएगा, सिराजुद्दौला से और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी संघर्ष रहे थे। यहाँ पे सुगोली की संधि काफी इंपोर्टेंट है। 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ठीक है, याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 का जन्म स्थान था। तो ये बहुत पूछा जाता है, गुरु नानक देव का जन्म स्थान क्या था? तो तलवंडी या ननकाना या पाकिस्तान था। ठीक है, कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाए, तलवंडी या ननकाना या पाकिस्तान। अब बात करते हैं नानक देव किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो नानक किसके थे? अकबर के नानक किसके समकालीन थे? समकालीन का मतलब होता है किसके समय में थे? तो बाबर के समय में थे। ठीक है, बाबर के समय में कौन थे? नानक थे। बाबर को बाबर ने मतलब अगर बात की जाए, बाबर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना या फिर कहें मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो याद रखिएगा, बाबर ने रखी थी। बाबर का कौन था? हुमायूं। हुमायूं का कौन था? अकबर। चलिए, सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम क्या था? तो लहणा था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। अंगद देव का मूल नाम क्या है या वास्तविक नाम क्या था? सिखों के चौथे गुरु कौन थे? तो वो रामदास थे। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद। सिखों के छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद थे। अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद ने की थी। हरगोविंद ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? तो कश्मीर की पहाड़ियों की कीरतपुर में। बहुत पूछा जाता है। अभी हमने देखा था ननका देव, जो नानक देव है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना या पाकिस्तान में हुआ था। ना से नानक देव, ना से ननकाना, याद रखिएगा। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम क्या था? तो त्यागमल था। ता से तेग और ता से त्यागमल, इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए अंगद, ठीक है, अंगद। अंगद कौन थे? तो याद रखेंगे बाली के पुत्र थे। तो वो कैसे थे? लहराते रहते थे, लहना है। ठीक है, इनका मूल नाम। क्योंकि अंगद ने पैर जमा लिया था रावण की सभा में, तो कोई उसका पैर उठा नहीं पाया था। हरगोविंद ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? तो कश्मीर की पहाड़ियों में, कीरतपुर में। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम क्या था? तो त्यागमल था। ता से तेग और ता से त्यागमल, याद रखिएगा। सच्चा यहाँ पे बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो गुरु तेग बहादुर ने। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर ने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाई थी। उसे लगा था कि उसके बेटे को ये सपोर्ट कर रहे हैं, इस कारण तेग बहादुर की हत्या करवा दी। खालसा का आदेश कब और किसने जारी किया था? तो 1600 और यहाँ पर 99 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का आदेश जारी किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब और किनके मध्य हुई थी? तो 1792 में टीपू सुल्तान और कानवालिस के मध्य हुई थी। यानी अंग्रेज और किसके मध्य? टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। कभी कभी कानवालिस ना हो तो भी याद रखिएगा कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान, यानी 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो कौन थे टीपू के विरुद्ध पूछे जा रहे? कौन सा है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज, तभी तो टीपू सुल्तान पराजित हो सका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
1775 में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को यहाँ पे है बताल यानी फेटम या छाया पुरुष या यहाँ पे है घास भूस का आदमी कहा? तो वो थे वारेन हेस्टिंग। 1775 में, याद रखिएगा। प्रथम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये था 1780 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध बहुत पूछा जाता है, यह 1824 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में। शाहे बेखबर की उपाधि किस शासक को दी गई? बहादुर शाह प्रथम को। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया? फर्रुखसियर को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, घृणित कायर के नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा फर्रुखसियर। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो एक बार रीड अवश्य करें इस वीडियो को सुनने के बाद, तो आपको क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक ये क्वेश्चन याद रहेंगे। रंगीला किस शासक को कहा गया था? कहा गया तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह को, क्योंकि ये क्या करते थे, ये दरबार में कुछ इस तरह की हरकत करते थे जो सामान्य से अलग थी। जफर की उपाधि के शासक ने ग्रहण की थी? बहादुर शाह द्वितीय ने। काल कोठरी की त्रासदी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। अली अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। भारत में रेल प्रारंभ करने का कंपनी का मुख्य उद्देश्य था? भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखना। भारत में कंपनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखना। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 86 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय थे। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो वो था अवध, और अवध का विस्तार उस समय बहुत था। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 लोगों में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, यानी एक ही जगह इनको भूसे की तरह भर दिया गया था, इसलिए ये मर गए थे। तो ये कितने लोग मर गए थे, बहुत बार पूछा जाता है, तो 123 लोग मर गए थे। तो इसी को कहा जाता है ब्लैक होल या फिर काली कोठरी। कहाँ घटी? तो याद रखेंगे ये घटना कोलकाता में घटी। ठीक है, काली कोठरी कोलकाता। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो खड़ग सिंह। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी दुशासन के आधार पर यहाँ पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? तो वो था अवध। अवध ही कैसा था उनके लिए? दुधारू गाय चांजब धो लेते थे, यानी चांजब पैसा वहां से हड़प लेते थे। किस किस ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वो कौन थे? यहाँ से देखिए, पूरा यहाँ से शुरुआत हो जा रही है भारत को देने की। हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, इन्होंने क्या करा था? वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, द्वैध शासन की नीति को समाप्त किया था, तो वो थे वारेन हेस्टिंग। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो वो थे मराठा। ठीक है, मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खां, बुरहान और उल मुल्क थे। अब बताएंगे मराठा में ऐसा कौन सा शासक था जिसका कारनामे से मतलब ब्रिटिश सरकार की मतलब ब्रिटिश सरकार भी डरती थी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे सादत खां, बुरहान और उल मुल्क थे।
नेक्स्ट चलते हैं, ठगों के दमन से संबंधित कौन संबंध था? तो ये था कार्न स्लीमैन। कौन इंडियन मुस्लिम यानी शीर्षक पुस्तक का लेखक था? तो वो थे विलियम हंटर। किसके काल में इंडियन पिनल कोड, याद रखिएगा कौन सा, जिसको हम पैनल कोड बोलते हैं, याद रखेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए जो अभी आपको लॉ में दिखाई देते हैं, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग के काल में। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है, तो वो जाता है विलियम बेटिक को। किस सिख गुरु के ने विद्रोह राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो वो थे अर्जुन देव। ठीक है, राजकुमार खुसरो की सहायता किससे की थी? इन्होंने धन और आशीर्वाद दोनों से की थी, यानी उसको सहायक मदद दी थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो वो था बक्सर का युद्ध, जहां से अंग्रेजों का और विस्तार हो गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान, याद रखिएगा, 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। यहाँ से भारत में जमने का उन्हें और अच्छा प्रबल मौका मिल गया, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया। बस वस्त्र वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजी द्वारा स्थापित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, तो वो था हैदराबाद का निजाम। इसने सहायक संधि सबसे पहले मतलब स्वीकार की थी, एक्सेप्ट की थी 1798 में, याद रखेंगे, 1798 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, तो था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था, तो श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। क्लाय बंगाल का गवर्नर बना था, तो 1758 में बना था। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे विलियम बेटिक। ठीक है, ठगी प्रथा कौन थे? तो विलियम बेटिक थे। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? आपको बता दें कि आज हम क्या देखेंगे, कौन कौन से यहाँ पे गवर्नर थे जिनके समकालीन या उनके समय में ये काम हुए, या उन गवर्नरों ने ही स्पेशल करे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो वो था सबसे पहले झांसी, नागपुर व सतारा। इनको हड़प नीति के तहत कब्जे में लिया गया था। सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी खालसा पद का प्रवर्तन किसने किया? तो वो थे गुरु गोविंद ने किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। बक्सर के युद्ध यानी 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हंटर मुनरो ने किया था। बांग्ला का द्वैत शासन चला था, तो याद रखेंगे 1965। यहाँ पे है 1700, यहाँ पे याद रखेंगे कब चला था, तो 1765 से 1772 तक चला था। किस अधिनियम के तहत यहाँ पे बालिंग हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इसी में ही इसको चार्टर एक्ट भी बोला जाता था। हर 20 साल बाद ये बदला जाता था। किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो थे वारिंग हेस्टिंग के समय में। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। भारत का वह शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो थे टीपू सुल्तान। किसके समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो वो थे डलहौजी, जिनके समय में अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, क्योंकि इन्होंने ही तो हड़प नीति लाए थे।
1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, तो कैनिंग ने सुनाया था। बंगाल के किस गवर्नर के काल में ब्रिटिश इंडिया एक्ट यानी 1700 यहाँ पे 84 पारित किया गया, तो बारिंग हेस्टिंग के समय में। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो ये किसने की थी, तो मीर कासिम ने की थी। बहुत पूछा जाता है। किसकी समाधि के कारण किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद की। ठीक है, याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों और एवं चुंगियों को खत्म करके एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था, तो वो थे मीर कासिम। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही उन्हें चाकू और वो सिर पे पगड़ी और इस तरह से रखा था, कड़ा पहनना। अंग्रेजों को यहाँ पे है पेशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, शाह आलम द्वितीय था। पेंशनर, ठीक है, इसने पेंशनर यानी जो पेंशन मिलती थी शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों से। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था, तो मोहम्मद शाह के समय हुआ था सैयद बंधुओं का पतन। किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि ये कुछ हरकतें ही इस तरह की करते थे, इसीलिए ना रंगीला कहते थे। यहाँ पे है दसम ग्रंथ और चंडी चरित्र और विचित्र नाटक एवं जफरनामा किसकी रचनाएं हैं, तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था, तो बारिंग हेस्टिंग के समय में किया गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुहज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था, तो बहादुर शाह के नाम से। 1707 में, याद रखेंगे। डलहौजी की सबसे भयंकर यहाँ पे है राजनीतिक भूल सिद्ध हुई अवध का अधिग्रहण, क्योंकि इसने अवध को भी कब्जे में कर लिया। किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी, तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी, जो अभी बताई थी। 123 लोग इसमें एक कोठरी में बुस की तरह भरने के कारण मर गए थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो सैयद बंधुओं को। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए, तो वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो था, याद रखिएगा, ईरान का नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य या यह कहें कि मुगल सम्राट कौन था, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया, तो वो था चूड़ामण या चूड़ामण। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है, सूरजमल को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुई, तो सिराजुद्दौला व क्लाइव के बीच हुई। यहाँ पे है कर्नल क्लाइव का गधा या यहाँ पे शियार की संज्ञा दी गई थी मीर जाफर को, क्योंकि ये उसके इशारों पर चलने लगा था। कौन? मीर जाफर, क्लाइव के इशारों पर। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था, तो वो था हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो काठ से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से, तो वो था हैदर अली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगोल की संधि,
तो ये कब हुई थी? 1700 यहाँ पे याद रखेंगे 84 ईस्वी में हुई थी इस संधि में। पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? तो लॉर्ड मैकेडिन। क्या था इनका नाम? लॉर्ड मैकेडिने थे। बंगाल का वह नवाब जिसने यहाँ पे इजारेदार कहलाने वाले पहले प्रतिनिधियों के माध्यम से कर वसूला, तो वो थे अली वर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेजों, फ्रांसीसी एवं डचों को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना, अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अंग्रेज क्या है, सबसे सशक्त हैं, तो पहले इनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो ये कौन थे? अली वर्दी खां। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो सिराजुद्दौला। पंजाब के राणा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो वो थी लाहौर। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किस राज्य के शासक यानी नवाब वजीर कहलाते थे? तो वो थे अवध के नवाब। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो वो था टीपू सुल्तान। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? यहाँ पे है, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। तो वो थे टीपू सुल्तान। इनके जो शासन काल था उसमें शेर की आकृति आपको मिलेगी जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइम पे मुझे वही याद आ रही है। तो इन्हें इनके वहां पे रहती थी, शेर का एक खिलौना था जो इन बचपन में उससे खेला करते थे। हैदर अली की मृत्यु तो याद रखिएगा 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई? तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। किस सिख गुरु ने कहा सरदाद सिरे सार ना दादा ना दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो वो थे तेग बहादुर। किस किस सिख गुरु को बकाला दा बाबा कहा जाता है? तो वो था तेग बहादुर। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किए? तो वो थे फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और व तुर्की। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थल हैं लाहौर, अमृतसर, यहाँ पे कांगड़ा, कश्मीर। बहुत पूछा जाता है लाहौर किसके द्वारा विजित है? तो वो रणजीत सिंह के द्वारा। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो बोला है लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजामा नामक तोफ की प्राप्ति हुई? तो वो था अमृतसर विजय अभियान। यहाँ से इन्हें जम जम जमा जमाम नामक तोफ मिला था। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता या आविष्कारक थे? तो लॉर्ड वेलेजली थे। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? तो वो थे रणजीत सिंह। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर था डलहौजी, तभी तो यह हड़प नीति कर सका, क्योंकि यहाँ ने झांसी ने जो गोद लिया उनको भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। रणजीत सिंह जबकि अवध में क्या था, अवध में उनका ही बेटा था, बट वो नाबालिग था, उस हिसाब से यानी कुशासन व्यवस्था के तहत इन्होंने अवध को हड़प लिया। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि यानी 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित किया गया? तो वो नदी सतलज नदी।
भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में संधि का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो वो थे वो गवर्नर कौन था जब क्या हुआ था? जन समय संधि का जो विलय था अंग्रेजी राज्य में किया गया, जो वो सिंध था, यानी सिंध यहाँ पे क्या है, संधि नहीं है, यहाँ क्या है, सिंध नदी। ठीक है, सिंध नदी का विलय क्या है, अंग्रेजी राज्य में किया गया था। तो वो था यहाँ पे है एलन वारो, लॉर्ड एलन वारो। चलिए, यहाँ पे है सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह है चार्ल्स नेपियर को। सिंध, जब हम यहाँ पे क्या है अंग्रेजों का शासनकाल देखेंगे आज डीपली, तब देखेंगे कि यहाँ पे सिंध क्या है, एक क्षेत्र का भी नाम है और सिंध नदी भी है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे मोस्टली जो है यहाँ पे सिंध क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि सिंध क्षेत्र का विलय ही हो सकता है, राज्य में किया गया भाई, किसी चीज का राज्य में विलय कर रहे हैं तो वो क्षेत्र ही होगा। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो है सर चार्ल्स नेपियर को। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? बेलीजली, बहुत पूछा जाता है कि किसने कहा कि हमारे लक्ष्य और हमारे नीति ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। तो लॉर्ड वेलेजली, क्योंकि सहायक संधि कर करके इन्होंने क्या करा था, राज्यों को खोखला कर दिया था। क्योंकि आर्थिक किसी का अगर कमजोर करना है तो उसका आर्थिक पक्ष कमजोर कर दो, तो वो अपने आप ही कमजोर हो जाता है। ये एक बहुत पुरानी रणनीति है अंग्रेजों की। तो चलिए, यहाँ पे आज हमने देखा आधुनिक भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। अभी हम आधुनिक भारत ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बहुत बनते हैं हर एग्जाम में। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। जल्दी ही हम आपको बीपीएससी ट्रायल 2 और ट्रायल 3, ठीक है, बीपीएससी ट्रायल 2 और ट्रायल 3 में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल 3 की आंसर की नहीं आई थी, ट्रायल 2 की आंसर की भी आ चुकी थी। क्योंकि ट्रायल 2 इसलिए ही कराएंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन काफ़ी आए थे। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।